रहीम यू आर लिसनिंग टू मोहम्मद खलील। दोस्तों क्या हाल चाल है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है प्रोबेशंस और पेरोल। मैं इनमें आपको डिफरेंस बताऊंगा और इंतहाई ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ आपको कि प्रोबेशंस क्या हैं। अगर मैं आपको सिंपल में ये बताऊँ, अगर क्रिमिनल्स का जो बिहेवियर है उसका चेंज हो जाए और ये समझा जाए कि अब माशरे के लिए वो डेंजरस नहीं है तो उसे प्रोबेशंस के ऊपर छोड़ सकते हैं। और प्रोबेशंस और पेरोल में क्या फ़र्क है, अगर तो आपको सज़ा ज़्यादा हुई हो यानी 3 साल से अबव हो तो आप प्रोबेशंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप पेरोल में आएंगे। अगर आपकी 3 साल से कम है तो आपको प्रोबेशंस के ऊपर रिहा किया जा सकता है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि क्रिमिनल्स का जो क्रिमिनल्स के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक अदारा जिसे प्रोबेशंस ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जज करते हैं और फिर वो कोर्ट को डिसीजन देते हैं कि आया कि इसे जो छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, ये माशरे के लिए ख़तरा तो नहीं है। अगर इसकी हम वर्डिंग डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं तो प्रोबेशन इज़ अ पोस्टपोनमेंट ऑफ फाइनल जजमेंट और सेंटेंस इन द क्रिमिनल केसेस गिविंग द ऑफेंडर एंड अपॉर्चुनिटी। तो फाइनल जजमेंट के बाद जो इस बात पर जो किया जाता है कि आया कि ये आदमी है जो माशरे के लिए नुकसान नहीं है। इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक अनसुपरविजन प्रोबेशंस होती है, एक सुपरविजन प्रोबेशंस होती है। अनसुपरविजन प्रोबेशंस क्या होती है, जिसमें जो प्रोबेशनल ऑफिसर की ज़रूरत नहीं होती और इसमें आप किसी चीज़ के लिए बाउंड नहीं होते। आपको जेल जाने से पहले जो है वहाँ से जो छोड़ दिया जाता है। एक आपको सेंटेंसेस के बारे में, सज़ा के बारे कन्विक्टेड होने के बाद आपको जो छोड़ा जाता है उसमें प्रोबेशनल ऑफिसर का जो है रूल्स होता है, किरदार होता है, वो जजमेंट देता है कि आया कि ये बंदा माशरे के लिए नुकसान तो नहीं है और उसके ऊपर आपको वो जो है किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कैसे स्टार्ट हुई। आपको पता है ये सबसे पहले तो यूएसए में जो है स्टार्ट हुई, उसके बाद जो ऑडियंस 1960 है, द प्रोबेशंस ऑफ ऑफेंडर ऑडियंस 1960, और ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998, 1898, इन 1923 द ब्रिटिश कॉलोनी। इसमें 3 सेक्शन है, 562, 563 और 564। इनके तहत जो है प्रोबेशंस का काम किया जाता है कि जो मुजरमों को जो पेरोल के ऊपर जो है प्रोबेशन के ऊपर रिहा किया जाता है। अच्छा, द सेक्शन अनेबल द कोर्ट अंडर द सर्कमस्टेंस टू रिलीज द अक्यूज्ड हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। जिनका बिहेवियर ठीक हो चुका है उन्हें प्रोबेशन के ऊपर छोड़ दिया जाए। द एम ऑफ दिस सेक्शन वाज बी बेनिफिट्स फर्स्ट ऑफेंडर। तो ये जो पहले किस्म का ऑफेंडर्स होगा, जिसने पहली मरतबा जुर्म किया होगा, उससे ही इसके ऊपर छोड़ा जा सकता है। The provisions for release of probation was a many criminal justice idea that were framed in British and export to it the colony including the subcontinent। तो फिर ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर आ गया। प्रोबेशन पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्रोबेशनल ऑफिसर और कौन कौन से जो अदारे हैं वो प्रोबेशंस के ऊपर छोड़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है मजिस्ट्रेट साहब आ जाते हैं, स्पेशल मजिस्ट्रेट, उसके बाद जुडिशली मजिस्ट्रेट, उसके बाद हाई कोर्ट आ जाती है और आपकी सेशन कोर्ट आ जाती है। ये प्रोबेशंस के ऊपर जो है रिहा कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे पहले प्रोबेशन ऑफिसर्स की रिपोर्ट को तलब करते हैं, फिर उसको मायने के बाद ये डिसीजन लेते हैं कि आया कैसे पेरोल के वो प्रोबेशन के ऊपर छोड़ा जाए कि ना छोड़ा जाए। उसके बाद जब ये सारी फॉर्मेलिटी प्रोबेशन ऑफिसर जो है इसके बारे में बता देता है, जी अब ये ठीक है, अब जो है ये माशरे के लिए नुकसान नहीं है, फिर वो जो कोड होती है वो प्रोबेशनल ऑफिसर को कहती है कि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी जाती है। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या होती है कि जो इसका मुल्ज़म का साहब का रिकॉर्ड है कि नहीं है, उसके बाद इसका करैक्टर कैसा है और इसके एजुकेशन के बारे में बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है, और उसके बाद इसका करैक्टर, नेचर और उसकी फितरत अब कैसी हो चुकी है, क्या वो क्राइम से बाहर आ चुका है, क्राइम नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम, तो उसे जो प्रोबेशन के ऊपर रिहा कर दिया जाएगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ प्रोबेशनल ऑफिसर। प्रोबेशनल ऑफिसर के फंक्शंस क्या होते हैं, इनका ये काम है कि ये जेल के अंदर जाएं और जो उनको मुलज़मों को जो मुजरम बन चुके हैं, कन्विक्टेड हो चुके हैं, उनको ये बताएं कि ये क्राइम नहीं किया जाता और उनको एक जीने का लाइफस्टाइल बताएं कि किस तरह हम माशरे के अंदर जो है रह सकते हैं और किस तरह माशरे में हमने अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। और उनको जो इनका मेन काम ये होता है कि उनको ऑब्ज़र्व करना और कोर्ट के अंदर उनके बारे में रिपोर्ट देना और उनको ये बताना कि जो क्राइम है ये नहीं करना चाहिए और क्राइम के नुकसानात क्या हैं, और इनका मेन मकसद है कि लोगों को जो क्राइम से दूर करना है। और ये इनकी सारी फंक्शनैलिटी के अंदर आ जाता है कि इनका फंक्शनैलिटी ये है कि
मुलज़मों को जो क्राइम की दुनिया से दूर करने इनकी फंक्शनैलिटी है। उसके बाद किन कंडीशन के ऊपर जो प्रोबेशंस को रिहा किया जाता है और वो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं। सबसे पहले मरतबा कि वो फ़र्स्ट टाइम ऑफेंडर हो, जो ऑफेंडर होगा वो फ़र्स्ट टाइम ये हो, और ये अप्लाई कौन कौन नहीं कर सकता, जिनको डेथ पनिशमेंट हो, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो मेल्स हों या फीमेल्स हों। तो जो उसके बाद जो इसकी जिस आदमी को रिहा किया जाएगा वो प्रोबेशन ऑफिसर के अंडर रहेगा, और वह जब चाहेगा उससे मिलने की कहेगा तो जो मुल्ज़म होगा उसे उनके साथ, मुजरम को उनके साथ मिलना पड़ेगा। और उसके बाद प्रोबेशन ऑफिसर नीड्स टू विजिट बाय द ऑफेंडर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ऑफिसर, तो उसके साथ जो उसकी ज़रूरियात को समझे और ये समझे कि ये क्राइम में कैसे इन्वॉल्व होता है हुआ है, और उसको जज करे, और फिर जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो कोर्ट को जो फाइनल डिसीजन के ऊपर दे। फिक्स प्लेस ऑफ रेजिडेंट इन अ लोकल, तो उसकी जो रहायशी होगी वो फिक्स्ड प्लेस होगी। एग्जीक्यूशन 3 चीज़ों में बाउंड किया जाता है। नेवर जो है कमिट क्राइम अगेन, दोबारा क्राइम नहीं करेगा। जिसके जो प्रोबेशंस के रूल हैं उनको फॉलो करेगा। अगर वो उनको तोड़ता है तो उनको जो बाउंड पे करना पड़ता है जो कोर्ट उनके ऊपर रखती है। द कोर्ट कैन अल्टरनेट टर्म एंड कंडीशन ऑफ बॉन्ड, तो इसके मुतबादल भी जो है वो कोर्ट कर सकती है, कोर्ट की ज़िम्मेदारी, कोर्ट की मर्ज़ी है। द प्रोडक्शंस ऑफिसर ऑफ इट्स अमाउंट डिस्क्रिएशंस में विजिट रेजिडेंस ऑफ द ऑफेंडर, तो वो जो ऑफेंडर्स की जो रहायश का उसके ऊपर भी जो विज़िट कर सकता है वगैरह बताए, और उसका जो दूसरे क्रिमिनल के साथ वो रब्ता भी नहीं होना चाहिए। द पीरियड ऑफ इज़ लेफ्ट टू द डिस्क्रिशनेशन ऑफ जजमेंट, और ये जैसा साहबान इसके ऊपर जो है करेंगे कि आया किसे, फिर अगर वो इसको ब्रेक करता है फिर उसके साथ जो क्या किया जाए, लेकिन ये उनको फिर दोबारा सज़ा नहीं दी जाती, पे जो फ़ाइन है वो पे करना, बाउंड पे करना पड़ता है। उसके बाद जो है पे रोल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पे रोल का भी एक बहुत टॉपिक है, इनमें डिफरेंस भी बताऊंगा। अगर आपकी जो है 3 साल से कम सज़ा है तो आप प्रोबेशन के ऊपर रिहा हो सकते हैं। अगर आप जो है 3 साल से ऊपर है तो आपको प्रोबेशन के ऊपर रिहा नहीं हो सकते, तो आप पे रोल के ऊपर रिहा होंगे। अगर मुतलका ऑफिसर ये बात जानेगा कि आप पे रोल के ऊपर रिहा होने के हकदार हैं। और पे रोल के ऊपर ऐसे रिहा नहीं होता जैसे प्रोबेशन के ऊपर रिहा होता है। पे रोल और प्रोबेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब पे रोल के ऊपर बात कर लेते हैं। Payroll refer to the early release of good conduct prisoners of offender who have completed the majority periods of, तो जिसने अपना 1/3 जो है वो जेल के अंदर पूरा कर चुका है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को सेंटेंस जो है 9 साल की हुई है तो वो 3 साल अपनी जेल के अंदर रहने के बाद फिर वो अप्लाई कर सकता है कि मुझे पे रोल के ऊपर जो छोड़ा जाए। और इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिन फिर अगर छोड़ा नहीं जाता, लेकिन ये है कि उसे वहाँ से जो निकाल कर और किसी ऐसी जगह पर रख दिया जाता है जहाँ पर वो काम करता है, और काम करने के बाद जब वो अपने पे रोल की सारी मुद्दत को पूरा कर लेता है फिर उसके बाद जो उसने काम किया होता है उनके उसको पैसे दिए जाते हैं। द पीरियड्स ऑफ द प्रोबेशन, और उसके बाद एक्ट 1926 एंड रूल 1927 आर प्रोवाइड फॉर रिलीज ऑफ गुड प्रिजनर्स ऑन कंडीशन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। तो इससे उसको जो जुडिशियली निज़ाम का, उसमें हाई कोर्ट थी, सेशन कोर्ट थी, मजिस्ट्रेट थे, स्पेशल मजिस्ट्रेट साहब थे, इसमें जो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस जो पे रोल के ऊपर जो मुलज़म को छोड़ती है कि नहीं छोड़ती। दिस कॉमनली नोन एज कंडीशन रिलीज ऑफ पे रोल। तो पे रोल्स की सबसे पहले कंडीशंस क्या होती हैं। अच्छा, प्रोसीजर ऑफ पे रोल, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो काम होने चाहिए। गुड कंडक्ट प्रिजनर्स प्रोबेशनर्स आर रिलीज एक्ट 1926 empowered the executing home secretary of the provincial to release a certain offender on payroll who are eligible to the release on payroll. This is commonly known as condition release on payroll. तो जो होम सेक्रेटरीट होते हैं उसके पास ये इख्तियार होता है। दिस एक्ट प्रोवाइड द रिलीज ऑफ चांस ऑफेंडर विद गुड उसका रिकॉर्ड और प्रिजन्स रिकॉर्ड विद द व्यू ऑफ रिमूव देम फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ क्रिमिनल इन द जेल। तो ये बताना जो जेल सुपरेंट वो भी इसके बारे में रिपोर्ट देता है कि अब ये जो माशरे के लिए नुकसान नहीं है, आप इसे जेल से रिहा कर सकते हैं और इसे जो पे रोल के ऊपर भी छोड़ सकते हैं। देयर आर टू बी एंगेज्ड इन सूटेबल इन्वायरमेंट अंडर द supervision of payroll officers or a DPD R&P department in their respect provinces. The payroll are employed with improved employment of RS department on the fixed ranks and under specific term and condition. तो किन के ऊपर जो है आपको जो छोड़ा जा सकता है, उसमें ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिजन, सबसे पहले तो प्रिजन्स को एप्लीकेशन देनी पड़ती है। उसके बाद रिकमेंडेशंस ऑफ द सुपरेंट ऑफ जेल, और जो सुपरिटेंडेंट जेल वो भी लिखता है कि एज ए कि ये बंदे का जो किरदार कैसा है और इसका रवैया
कैसा है, ये माशरे के लिए नुकसान नहीं है या फिर है। द असिस्टेंट डायरेक्टर एंड पेरोल ऑफिसर विजिट जेल फॉर सेलेक्ट ऑफ प्रिजन सूटेबिलिटी टू बी रिलीज ऑन द पेरोल। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर पेरोल ऑफिसर है, वो जेल का विजिट करता है, फिर वहाँ से वो जज करता है कि किन लोगों को जो है वो पेरोल के ऊपर जो है रिलीज़ किया जा सके। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव और फ्रेंड ऑफ द और रिलेटिव और फ्रेंड्स ऑफ द प्रिजनर्स, तो इनके ऊपर भी जो है आपका कार्रवाई जो हो सकती है। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कौन कौन से एलिजिबल कौन कौन से हैं पेरोल के ऊपर जो अप्लाई करने वाले हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो और अप टू 2 ईयर्स ऑफ पनिशमेंट, यानी आफ्टर 1.5 ईयर के बाद ही वो जो है अप्लाई कर सकता है। और लेस दैन 20 ईयर्स ऑफ द एज, जो उसकी उम्र होगी वो 21 साल से जो है कम हो। इम्प्रिजनमेंट अप टू 14 साल, अगर उसे जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई हो तो उसमें 1/3 कंप्लीट करेगा, यानी कि 1/3 कंप्लीट करने के बाद फिर वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर उसे जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई तो वो 10 साल के बाद अप्लाई करेगा, क्योंकि उनकी जो हाफ हो जाती है वो 10 साल में मुकम्मल हो जाती है। यानी ये आप बात याद रखें कि जब तक वो अपना 1/3 जो है नहीं कर सकता, मुकम्मल नहीं करता, उस वक़्त तक जो है उसे नहीं छोड़ा जा सकता, उस वक़्त तक उसे पेरोल के ऊपर नहीं अप्लाई करने दिया जा सकता। सिर्फ एक कंडीशन में आप पेरोल के ऊपर भी अप्लाई नहीं कर सकते और प्रोबेशन के ऊपर, वो है डेथ पनिशमेंट। अगर आपको सज़ाए मौत हुई हो तो आप जो पेरोल के ऊपर भी नहीं अप्लाई कर सकते और उसके बाद जो है आप दूसरे के लिए भी अप्लाई नहीं से कर सकते। अब उसके फंक्शनैलिटी ऑफ पेरोल ऑफिसर्स, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। ये फंक्शनैलिटी होती है कि जेल का विज़िट करें, वहाँ से जिनका करैक्टर चेंज हो चुका है उन्हें वापस लेकर आएँ और इन पेरोल के ऊपर वहाँ पर जो काम करवाया जाए। सुपरविजन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर प्लेस ऑन पेरोल, विजिट जेल एंड अरेंजिंग इंटरव्यू ऑफ गुड कंडक्ट प्रिजन्स विद द असिस्टेंट डायरेक्टर आरपी डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाई हुई है। अच्छा, कॉन्सुलेट हिस्ट्री, टिकट रिमिशन शीट्स, वारंट, एक्ट ऑफ प्रिजनर्स, असिस्टेंट प्रिजनर्स एडमिनिस्ट्रेशन इज़ प्रीपेयर्ड ऑफ रूल ऑफ सिलेक्शन प्रिजनर्स फ्रॉम द पेरोल रिलीज। तो वो बताते हैं कि किसको पेरोल के ऊपर जो रिलीज़ कर देना चाहिए। अब इनका जो कंडीशंस है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। रिसीव प्रेजेंस ऑफ द पेरोल, फाइंड देयर सूटेबल एम्प्लॉयमेंट, सॉल्व प्रॉब्लम। तो पीरियडिकली पे विजिट पेरोल, कलेक्ट वेक्स एंड सूटेबल रिपोर्ट असिस्टेंट अबाउट द पेरोल, अबाउट वर्क और फ्रॉम एनी कंपनी। तो इनका काम क्या होता है, ये देखना कि किन लोगों के ऊपर पेरोल के ऊपर जो है रिहा करना चाहिए, किन को पेरोल के ऊपर छोड़ना चाहिए, पेरोल की जो बेनिफिट्स हैं किसको देने चाहिए और किसको नहीं देने चाहिए। इनकी ये मेन फंक्शनैलिटी होती है। अगर हम इनकी रीज़न की कंडीशन की बात करें, किन कंडीशन के ऊपर जो है पेरोल ऑफिसर जो कोई भी आदमी वो पेरोल के लिए अप्लाई करता है, तो सबसे पहले जो है परमिशनेबल फ्रॉम द ऑफेंसेस एक्सेप्ट डेथ पनिशमेंट, तो डेथ पनिशमेंट के बगैर सभी ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद गुड कंडक्ट इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर, तो उसकी जो बिहेवियर है वो रिक्वायरमेंट वो बिल्कुल चेंज होनी चाहिए, उनका बिहेवियर हमको पता लगना चाहिए और जेल सुप्रीडेंट इस बात की उनको रिकमेंड करे कि इसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है। उसके बाद बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ जेल अथॉरिटी, जेल अथॉरिटी बताती है कि ये आदमी है जो इसे छोड़ दिया जाए। द ऑफेंडर इज़ प्लेस अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो उसको जो ये नहीं होता कि आप पेरोल के ऊपर आपको रिहा कर दिया जाए और आप अपने घर में आके मौज मस्ती से रहें। ये होता है कि एक उसका फासला जहाँ पर आपको रखा जाए आपके घर से 100 किलोमीटर दूर होना चाहिए, वहाँ पर आप काम करते हैं। काम करने के बाद जब आप अपना पेरोल पूरा कर लेते हैं, आपकी सज़ा पूरी हो जाती है, फिर वो आपको क्या करते हैं, फिर आपको रिलीज़ कर देते हैं। हाँ, फिर वो जो आपने काम किया उसके जो पैसे भी वो भी आपको दिए जाते हैं। ये प्रोबेशन और पेरोल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसके बाद एम्प्लॉयर इज़ रिक्वायर्ड टू पे जो टू द ऑफेंडर विच आर डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विदड्रा ऑफेंडर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके पैसे वो जमा करवाता जाए बैंक में जमा करवाएगा। जैसे वो अपना पेरोल ख़त्म करेगा, अपनी सदा को मुकम्मल करेगा, वो अपने बैंक से पैसे निकलवा लेगा। द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफेंडर इज़ रिक्वायर्ड टू अवे फ्रॉम हिज होम टू द एक्सटेंड ऑफ, तो जो उसकी जहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा है वहाँ पर जो प्रिजनेंस काम कर रहा है उसका जो उसके घर से फासला होना चाहिए वो कम से कम 100 किलोमीटर हो जाना होना चाहिए। रिवोकेशन ऑफ पेरोल इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ टर्म ऑफ द लाइसेंस, तो उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम पर छोड़ा जाता है उसका क्रिमिनल के साथ जो है बिल्कुल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। सुपरविजन बाय द पेरोल ऑफिसर, उसके जो पेरोल के ऑफिसर के अंडर उसे जो है पेरोल के ऊपर रिहा किया जाए, उसके निगरानी के ऊपर।
द पीरियड ऑफ पेरोल इज़ इक्वल टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो उसकी सज़ा का बाकी का वाला चीज़ रहती है, बाकी जो उसका पीरियड रहता है वो पेरोल के अंडर ही वो गुजारेगा। और द गिल्टी ऑफ द फेंडर इज़ नॉट, जो फिर गिल्टी होगा तो उसके ऊपर जो दोबारा ये रूल्स भी अप्लाई किया जा सकता है। ये मैंने आपको पेरोल और जो प्रोबेशन के ऊपर बताया। अच्छा, इसमें मेन डिफरेंस भाई ये बता देता हूँ कि अगर आपकी जो पनिशमेंट है किसी अक्यूज़ड की, किसी कन्विक्टेड की, और 3 साल से कम है तो वो पेरोल के ऊपर अप्लाई कर, प्रोबेशन के ऊपर अप्लाई कर सकता है, और जिसकी 3 साल से ज़्यादा है वो जो पेरोल के ऊपर अप्लाई कर सकता है। सिर्फ दोनों कंडीशन में एक अप्लाई नहीं कर सकता। जिसको डेथ पनिशमेंट दी जाए वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि डेथ पनिशमेंट में ना तो पेरोल के ऊपर वो इख्तियार किसके पास है, वो हाई कोर्ट के पास है, सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास है। यहाँ पर होम सेक्रेटरी के पास इख्तियार है। उसमें क्या होता है, आपको रिलीज़ कर दिया जाता है, आप अपने घर में रहते हैं, जैसे भी अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं गुजारते हैं, लेकिन पे रोल के ऊपर आपको एक ऐसी मुकाम पर लिया जाता है जहाँ पर आप वर्क करते हैं, और वर्क करने एज ए एम्प्लॉयमेंट के तौर पर लिया जाता है। फिर आप वहाँ पर अपनी जो बाकी सज़ा है वो काटते हैं। जैसे ही अपनी सज़ा ख़त्म करते हैं, फिर जो आपके पैसे होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। फिर वहाँ जैसे ही आप पे रोल को मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर आप जैसे निकलते हैं तो आपको जो है उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो ये सारा एक मामला है अक्यूज़ से लेकर कन्विक्टेड तक, यानी मुल्ज़म से मुजरम तक का ये सारा सफ़र है, जिसमें जो अप्लाई करने का निज़ाम सारा कैसे अप्लाई किया जाता है, और जो इसके अंदर जेल के अंदर पेपर्स वगैरह हैं वो कैसे हैं, अगर एजुकेशन हासिल करनी चाहिए वो कैसे हैं। जब अब मैं आपको बताऊँ इनके जब बेनिफिट्स बताऊँगा और इनके जो नुकसानात वो भी मैं आपको बताऊँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।